आप सभी विद्यार्थियों का तहरीम खान क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी जो है अभी इसके पहले जो है बेलचला लोगों का खान मोहम्मद सर ने इंग्लिश का जो है कुछ हिस्ट्री बिल्कुल बेसिक, जहाँ से इंग्लिश कैसे धीरे धीरे इंग्लिश में कन्वर्ट की, उसके कौन कौन से लैटिन भाषा से और ब्रिटिश जो आज बोली जाती है इंग्लिश कहाँ कहाँ से लाए गए, कैसे वो धीरे धीरे चेंज होते हुए आज जिस रूप में है वो हमको कैसे मिली। तो हिंदी की हिस्ट्री में हमने जाते हैं थोड़ा भाषा और व्याकरण जो है, हिंदी का भी भाषा और व्याकरण की भाषा, हिंदी जो भाषा बोली जाती है हमारे इंडिया में, इसकी हिस्ट्री तो अभी हम नहीं बना पाए, हिस्ट्री बाद में हम कभी दिखाएंगे आपको कि हिंदी भी कैसे आई है। हिंदी डायरेक्ट हिंदुस्तान में पहले नहीं बोली जाती थी, पहले हमारे पुराने ज़माने में क्या बोली जाती थी, संस्कृत बोली जाती थी। वो अपभ्रंश होते होते संस्कृत से अपभ्रंश हुई, फिर दूसरी बनी है, फिर दूसरी भाषा बनी है। वो टूटते टूटते आज हमारे जो पास हिंदी है, बीच में हमारे हिंदुस्तान में फ़ारसी ज़्यादा बोली जाती थी, धीरे धीरे वो हमारे पास होती हुई फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कई वो संस्कृत, कई मिक्सअप है कई लैंग्वेज का हिंदी जो आज हम बोल रहे हैं। ठीक, तो भाषा और व्याकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भाषा क्या होता है? भाषा क्या होता है? जिस साधन से, यानी जो हमारे मन में विचार आए हैं, जो हम एक दूसरे से आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे मन में कोई विचार है वो हम आपको बतला रहे हैं, उस विचार को प्रकट करने का जो तरीका वही भाषा है। वो अपनी अपनी भाषा हो सकती है। भाई हम लोग हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, आप चले जाएंगे गल्फ़ में तो अरबी बोलेंगे, कहीं और चले जाएंगे इंग्लैंड वगैरह में इंग्लिश बोलेंगे। भाषा यही तो है, अपने मन में जो भी विचार उठा उस विचार को सामने वाले को बतला देना, उसी को क्या कहते हैं? भाषा। वही एक भाषा है ये जो है। अब भाषा जो है, इसका जो भाषा का परिभाषा दिया है कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को बोलकर, बोलने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो एक भाषा है। अब भाषा में वैसे मेनली दो तरीके होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक क्या है, लिखित भाषा। मौखिक क्या होती है? मौखिक जो हमने और आपने अभी बातचीत किया और वो ख़त्म हो गई। तो मौखिक भाषा कुछ जो है वो बड़ा दायरा, बहुत छोटा सीमित एरिया है। ठीक है, इसका जो भाषा का, मौखिक भाषा का एरिया बहुत छोटा है, बहुत सीमित है। कुछ हमारे इंडिया में तो खासकर बहुत सीमित है, लेकिन इंडिया में 10-10, 15-15 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। हम कुछ और बोल रहे हैं, थोड़ा 20 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे पूर्व साइड या पश्चिम साइड, तो उसकी भाषा थोड़ी सी बदल जाएगी। ये थोड़ा सीमित है। लेकिन जो लिखित भाषा होती है, ये क्या होता है, स्थिरता इसमें बनी रहती है, इसमें स्थिरता नहीं पाई जाती है, परिवर्तनीय होती है। जो हमारी भाषा होती है वो परिवर्तन करती रहती है। जो मौखिक भाषा है, अभी हम बोल तो कुछ और रहे हैं, अभी अपने हम गांव जाएंगे, अपने घर जाएंगे, आपस में बात करेंगे, तो वो जो तरीका हमारा बोलने का है वो लिखने में हम कभी नहीं यूज़ करते। अगर उसको लिखने पे आ जाए, जो हम बोल रहे हैं घर पे, तो उसको बोलने में तो काफ़ी समय हमको लिखने में लग जाएगा। उसको लिखने पर अगर आ गए तो हमको तो बहुत समय आ जाएगा भाई लिखने में। दूसरी चीज़ फिर जो है, आगे बढ़ते हैं कि भाषा जो है क्या, हमने होता है कि भाषा के दो रूप होते हैं, मेनली दो रूप है। एक सांकेतिक भी लोग कहते हैं, उसमें भी है कि जैसे हम गूंगे बहरे जो लोग हैं या आपस में कोई इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, उस भी होती है। दूसरी, भाषा के कितने रूप हो सकते हैं? भाषा के 4 रूप मेनली हैं। एक तो मातृभाषा यानी मदर टंग, जो हम बोलने में यूज़ करते हैं। अभी हम बात करेंगे आपस में, घर से निकले, जैसे क्लास से बाहर जाएंगे तो अपने मदर टंग में बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है, ये बहुत ही सीमित होती है। जैसे ये हमारा डिस्ट्रिक्ट देखिए बलरामपुर है, हमारे डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में कौन सी भाषा बोली जा रही है? अवधी बोली जा रही है। ये बलरामपुर या गोंडा, थोड़ा सा दायरा फैजाबाद ले लीजिए, 2-4-6 जिलों तक का लिमिट है। उसके आगे जाएंगे लखनऊ में थोड़ी और भाषा हो जाएगी, गोरखपुर में चले जाएंगे थोड़ी सी बिहारी ले लेगी, वो हल्का टच हो जाएगा। फिर आगे पढ़ेंगे, हमारा यूपी ये है, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज, प्रादेशिक भाषा चलती है। यहाँ पर क्या बोली जाती है? हिंदी इसकी फर्स्ट लैंग्वेज भाषा है हमारे, वैसे भी जो है लिखित रूप में कानूनन भी है। और दूसरी लैंग्वेज क्या है? यूपी की उर्दू। 2 भाषाएँ हैं। अगला नेक्स्ट इसमें है फिर तीसरा हमारा क्या है? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हमारी देश की कौन सी है? मेनली हिंदी। मेनली हिंदी है, बाकी बोली जाती है इंग्लिश, ज़्यादातर जगह इंग्लिश बोली जाती है। उसके अलावा बहुत सारी और भाषाएं चलती हैं। और इंटरनेशनल भाषा किसको माना गया है? इंग्लिश को माना गया। दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, अरबिक है, जर्मन है, फ्रेंच है, अभी सर ने पढ़ाया, बहुत सारी भाषाओं के बारे में बताया। लेकिन जो इंग्लिश क्या है, ये इंटरनेशनल भाषा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ में या कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे इंग्लिश नहीं भी बोली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी आपको इंग्लिश में बात करने वाले मिल जाएंगे। किसी और लैंग्वेज के नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आपको इंग्लिश के ज़रूर लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है हमारा? ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब भारत में जो मान्यता प्राप्त भाषाएँ हैं वो कितनी? ठीक है बेटा, भारत में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएँ हैं? कितनी हैं? 14 हैं। 14 हैं कि 22 हैं?
कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं? शुरू में 14 शामिल की गई थी। जब हमारा संविधान लिखा गया था देश में, तब वो 14 भाषाएं शामिल की गई थी। उसके बाद बढ़ा के भारत में कितनी है? 22 भाषाएं। तो भारत में मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं बेटा? 22। अभी फिलहाल करंट में कितनी है? 22। भारत में आधिकारिक रूप से कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त? बोली कितनी जाती हैं? बोलियाँ, बोली और भाषा में थोड़ा सा अंतर। हिंदुस्तान में कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं? 1500 प्लस बोलियाँ बोली जाती हैं। अपने पूरी दुनिया में लगभग 3000 बोलियाँ हैं, लेकिन हमारे इंडिया में केवल 1500 प्लस बोलियाँ हैं। समझिए कितनी विविधताएं हमारे यहाँ भाषा में। इसीलिए कुछ बुढ़ों ने कहा नहीं था, कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी। हर 3 कोस मतलब 3 मील पकड़ लीजिए, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर यहाँ की लैंग्वेज बोली जो वो बदल जाती है। अब इसमें क्या है? इसमें असमिया है। भारत में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी? असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, गुजराती है, आपका डोंगरी है, तमिल है, तेलुगु है, नेपाली है, पंजाबी, बंगला, बोडो और क्या है? मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, हिंदी, हिंदी। इतनी लैंग्वेज भाषाएं हमारे शामिल हैं। किसमें? इसमें संविधान में शामिल है। इनमें से 14 भाषाओं को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद अलग अलग संशोधनों के जरिए बाकी भाषाओं को मान्यता दी गई। 1967 में 21वें संशोधन में कौन सी भाषा शामिल की गई थी? के जरिए सिंधी को जोड़ा गया, सिर्फ सिंधी को। किसको? 1967 में 21वें संशोधन में। फिर 1992 में 71वें संशोधन के जरिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 2003 में 92वां संशोधन हुआ। ठीक है, तो इसमें कौन से जोड़े गए? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को भी जोड़ दिया गया। टोटल हमारे पास कितनी भाषाएं हो गई? शुरू में 14 थे, बाद में कुछ संशोधन करके जोड़े गए। तो अब जो फिलहाल करंट में कितनी भाषाएं जुड़ी हुई हैं? 22 भाषाओं को हमारे संविधान में जगह मिली हुई है। ठीक है, अब बोली, पहली बात तो था भाषा होगी। बोली क्या है? बोली हमने कहा कि जो भी हम लोग बोल रहे हैं ये लोकलाइज होती है, ये इसमें कोई भी स्थिरता नहीं है, इसमें कोई लिखी नहीं जा सकती और ना आपको कहीं स्क्रिप्ट मिलेगी लिखी हुई। हम लोग सिर्फ बातचीत ही करते हैं बोली में। तो इसमें क्या है कि एक छोटे क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का वह रूप जो स्थानीय होता है, उसी को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? मारवाड़ी है, बुंदोली है, कन्नौजी है, भोजपुरी है, हिमाचली है, आदि। भोजपुरी है, हम लोग अभी अवधी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? प्रमुख बोली में से है। अब भाषा और बोली में अंतर क्या होता है? भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा क्या बेटा कि क्या है? ये किसी बोली जो होता है वो किसी भाषा का अंग है। जैसे हम लोग यहाँ बोल रहे हैं ना, हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये हिंदी से निकली हुई है। जो हम लोग बोल रहे हैं बोली, वो हिंदी भाषा से ही निकली हुई है। ऐसे आप जाएंगे इंग्लिश में, जहाँ ब्रिटेन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो कुछ वहाँ के लोकलाइज जो होंगे, जो वहीं के प्योर होंगे, उनकी जो बोली होगी इंग्लिश से थोड़ी होगी इंग्लिश ही, लेकिन ऐसी इंग्लिश होगी जिसको हम नहीं समझ पाते। जो लोग कभी गल्फ़ में काम करते हैं, हमारे इंडिया के लोग, ज़्यादातर लोग दुबई हैं, सऊदी हैं, कतर हैं, मस्कत हैं, वहाँ पे जो लोकल लोग अरबिक बोलते हैं वो अरबिक यहाँ के लोग नहीं समझ पाते। जबकि यहाँ के अरबिक पढ़े हुए हैं, जानकार जो हैं, जो उससे PhD की, वो वहाँ के अरबिक नहीं समझ पाते। जैसे हम लोग अगर देहाती में कोई हिंदी सीख ले, बहुत अच्छी हिंदी सीख ले कोई विदेशी आदमी, फॉरनर, लेकिन जब हम अपनी लोकल लैंग्वेज बोलने लगेंगे, जो हमारी बोली, तो फिर वो समझ पाएगा? इतनी आसान फिर वो नहीं रह जाती। हमारी बोली वो हिंदी भाषा सीख लेगा, लेकिन यहाँ की बोली सीखने में उसको समय लगेगा। ठीक है, फिर दूसरी बोली क्या होती है? सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसका एक दायरा जो है बहुत रेंज कम होता है, बहुत छोटा होता है। जबकि भाषा क्या होता है? इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ये विस्तृत होता है। दूसरी बोली का प्रयोग क्या होता है? बोलचाल में होता है। जबकि लिखावट में बोली का कोई योगदान नहीं। लिखने में क्या होता है? साहित्य की रचना में भाषा का योगदान होता है, भाषा उसमें लिखी जाती है। उसमें बोली वाली, हम अगर कोई कविता बोली में अपने लिख दें तो कोई पढ़ पाएगा जल्दी से, इतना आसानी से? अब जब यही बोली क्या है, जब ये अगर थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ा लेती है, विस्तृत कर लेती है, तो वो फिर क्या हो जाती है? वो बोली उपभाषा हो जाती है। तो क्या हो जाती है? उपभाषा हो जाती है। जैसे किसी बोली का दायरा बढ़ा, जैसे उपभाषा ब्रज भाषा है, अवधि है, इसका थोड़ा ये उपभाषा बन गई हिंदी भाषा की। क्यों? इसमें आपको रचनाएं बहुत मिलेंगी, आपको बहुत सारी, कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, इन लोगों की भी देखेंगे ना, तो इन लोगों की जो कविताएं हैं, ज़्यादातर कविताएं कैसी लिखी गई? इन्होंने जो लिखा हुआ है, पोइट्री, पोएम लिखा हुआ, तो कैसे लिखा हुआ है? ये अपने लोकल लैंग्वेज में इन्होंने लिखा। तो वो लोकल लैंग्वेज में जो लिखा, तो वो बोली से क्या बन गई? वो उपभाषा बन गई। दूसरी भाषा की, कि भाषा का संबंध व्याकरण से नहीं होता, सॉरी, भाषा का संबंध व्याकरण से होता है, लेकिन बोली में कोई व्याकरण, कोई ग्रामर नहीं होता, कोई रूल नहीं है। जैसी मर्जी जैसे आप बोल जाइए, जो आपको बोलना सो बोल दीजिए, लेकिन ऐसा
बिल्कुल भी लैंग्वेज में नहीं चलने वाला। आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे, हिंदी का ग्रामर सीखना पड़ेगा। उर्दू लैंग्वेज पढ़ेंगे, उर्दू का ग्रामर सीखना पड़ेगा। लेकिन बोली के लिए कोई व्याकरण नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, जैसी मर्जी जो आए मन में जो बोल दीजिए। उसमें ना आपको रूल पढ़ने हैं, ना कोई व्याकरण पढ़ना है, ना कोई ग्रामर पढ़ना है। दूसरी चीज़ भी वो भाषा समझ गए कि जो भी बोली है उसका थोड़ा विकास हो जाए, तो थोड़ा सा जैसे विकास हो गया तो उसको क्या कह देते हैं, उपभाषा कह देते हैं। जिसका थोड़ा सा भी रचना वगैरह में कहीं प्रयोग होने लगे। तुलसीदास जी ने लिखा, रहीमदास ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, माटी कहे कुम्हार से तू रू दे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रू दूंगी। तो क्या ये अवधि, या आप समझ लीजिए ब्रज भाषा से थोड़ी सी है, ब्रज भाषा में लिख दी गई, तो उसका थोड़ा विकास हो गया। लोग पूरे हिंदुस्तान में जाने लगे, दुनिया के और कई कोने में जाने लगे लोग, उस कविता को पढ़ने लगे लोग, तो इस कविता को उसी भाषा में पढ़े, उसका अर्थ समझने लगे, तो वो क्या हमारी बन गई, वो भाषा बन गई। ठीक है, अगला बेटा, अगला क्या है, अब आता है लिपि, स्क्रिप्ट। दुनिया में जितने भी लैंग्वेज हैं सबकी स्क्रिप्ट होती है, सबकी लिखने का तरीका होता है। दुनिया में जितने भी लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो हैं वो रोमन लैंग्वेज में लिखे गए ना, उसकी स्क्रिप्ट है। कैसे हम पहचानेंगे कि ये लिखा, कैसे हम ये पहचानेंगे कि का लिखा, कैसे हम पहचानेंगे बी लिखा, कैसे हम पहचानेंगे अलिफ लिखा। दुनिया की जितने भी लैंग्वेज हैं उनका अपना एक स्क्रिप्ट होता है, उसकी को लिपि हिंदी में कहा जाता है। दुनिया के हर लैंग्वेज बगैर स्क्रिप्ट के हो ही नहीं सकता। भाई स्क्रिप्ट नहीं होगी तो हम कैसे पहचानेंगे कि उस भाषा का, उस लैंग्वेज का कौन सा अक्षर है। जिसमें देख लिखा ना, कुछ हमने उर्दू के, हिंदी के और ये अरबिक के जो हमने लिख लिए थे। ठीक है, दूसरा क्या है, अब ये जो होता लिपि, इसका अर्थ क्या होता है, लीपना। हिंदी भाषा में लिपि का अर्थ क्या, लीपना। अब क्या लिपेंगे भाई, घर तो लीपना नहीं हमको है, पेंटिंग तो करना नहीं है, तो फिर क्या है, जो भी भाषा हमने सीखा हुआ है, जो भी लिपि, जो भी स्क्रिप्ट हमने सीखी हुई है, उसी को चित्रित करना, उसी को लिखना, उसी को कहते हैं लिपना। परिभाषा क्या है इसकी, लिपि की, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। मौखिक जो हम बोल रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, किसी भी स्क्रिप्ट में उसको हम उतारेंगे। अपना बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी डायरी को अपने क्या करते हैं, ओन कोड में स्क्रिप्ट करते हैं, खुद के स्क्रिप्ट में जो है उसको लिखते हैं कि दुनिया का कोई दूसरा शख्स ना समझ पाए, दूसरा व्यक्ति ना समझ पाए। अपनी स्क्रिप्ट खुद बनाए हुए हैं, उनकी स्क्रिप्ट उनको खुद ही समझ में आएगी, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। हम लाख कोशिश कर ले नहीं समझ पाएंगे। उसको डिकोड करने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं इस दुनिया में। कभी कोई डायरी मिल जाता है, कभी कोई मेल मिल जाता है, उन्होंने खुद की स्क्रिप्ट ईजाद की हुई है। उसमें उन्होंने अपनी डायरी, जो अपना कोई पासवर्ड रखा हुआ है, कोई अपनी और चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट्स करके रखे हैं, तो अपनी खुद की स्क्रिप्ट बनाई हुई है। ऐसा नहीं कि जो हम स्क्रिप्ट दुनिया में चली उसी में हम हर चीज़ लिख सकते हैं। आप भी अपनी डायरी अपनी ओन स्क्रिप्ट में राइटिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बाहरी आदमी कर सकता। तो ये हो गया कि जो भी मौखिक ध्वनियों, जो हमारे मन में विचार है, उसको हमने लिख करके प्रकट किया, तो ही जो लिखावट हमारा वही क्या है, स्क्रिप्ट है, वही क्या हमारा है, ये लिपि है। अब लिखने की विधि लिपि कहलाती है। निश्चित चिन्ह के संबंधित, वो उसका एक निश्चित चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है, उसी सिंबल को ही हम लिपि कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्या होता है, हिंदी भाषा के जो चिन्ह हैं, जो लिपि हैं, वो जो चिन्ह को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। आ से श्राद्ध जो भी हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, वर्ड होता है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि हिंदी का जो लिपि है, स्क्रिप्ट हो क्या है, देवनागरी है। संस्कृत की भी क्या है, देवनागरी है। पंजाबी की क्या है, गुरुमुखी है। उर्दू की क्या बेटा, फारसी। अरबिक की क्या है, अरबिक है। अंग्रेजी की क्या है, स्क्रिप्ट, और रोमन। ठीक है, ये हमने कुछ चुनिंदा लैंग्वेज जो दुनिया में ज़्यादा बोली जाती है उसकी स्क्रिप्ट है। बाकी आप लोगों ने तो और देखा ही होगा। तहरीम क्लासेस ICSE, ISC, CBSE, JEE और नीट। इंजीनियर, डॉक्टर बनने का है सपना, तो तहरीम खान क्लासेस है अपना। जी हाँ, सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां भूल जाइए, तहरीम खान क्लासेस अपनाइए। अब व्याकरण आता है। व्याकरण क्या है भैया, एक औजार है, एक असलहा है, इसको चलाना आना चाहिए। अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को सीखता है और अगर उसके व्याकरण को नहीं जानता है तो समझ लीजिए उसको युद्ध करना नहीं आता है। ये एक तलवार है, हर भाषा का अपना एक तलवार होता है, वो है व्याकरण, ग्रामर। उसके रूल रेगुलेशन को जानना बहुत अति आवश्यक है। क्या है व्याकरण? वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। हम शुद्ध रूप से ना इंग्लिश बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना शुद्ध रूप से हिंदी बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना उर्दू, जब तक हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा। व्याकरण अति आवश्यक है। हम बोल तो लेंगे,
ऐसा नहीं कि बोल पाएंगे, किसी भी लैंग्वेज को हम सीखने के बाद बोल ले पाएंगे, लेकिन वो शुद्ध है कि नहीं है इसको हम नहीं बता पाएंगे जब तक हम उसके व्याकरण को, उसके ग्रामर को, उस भाषा के नहीं सीखेंगे। अब व्याकरण में जो है, हिंदी भाषा के व्याकरण में प्रमुख रूप से कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार है, इसमें हम लोग वर्ड के बारे में सीखेंगे, उनके आकार क्या है, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, उनके लिखने की विधि क्या होती है। दूसरा बेटा शब्द विचार है, शब्द क्या है, शब्द क्या होते हैं, उनके कितने भेद हैं, उनकी व्युत्पत्ति कैसी, वो बने कैसे, उनकी रचना कैसे की जाती है, वो निकले कहाँ से हैं, उनका अर्थ क्या होता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है वाक्य विचार है, शब्दों से फिर हम वाक्य बनाएंगे, उनके भेद करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, फिर वाक्य की रचना करना हम सीखेंगे, वाक्य में विराम चिन्ह कहाँ लगाना, कहाँ नहीं लगाना, उसको हम सीखेंगे। ये कैसे होगा? ये हम इन तीनों चीज़ों में सीखेंगे, ठीक है, ग्रामर के पार्ट है। अब दूसरा, पहला जिसमें होता है बेटा वर्ड विचार, पहला क्या है? वर्ड विचार है, फोनोलॉजी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जो साउंड, फोन, हमारी जो मुख से साउंड निकली, हमारे मुंह से जो आवाज़ निकली है, उसी को क्या कहते हैं? फोनोलॉजी कहते हैं, वर्ड है, विचार, ठीक है। सबसे पहली छोटी इकाई सबसे क्या है किसी भी भाषा की? दुनिया में किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है ध्वनि, यानी मुख से निकलने वाली सबसे छोटी आवाज़ उसी भाषा का सबसे छोटा, वही उसका क्या होता है? वर्ड होता है। चाहे अल्फ़ाबेट ले लीजिए, हिंदी भाषा है तो वो क्या होता है? ध्वनि होता है, फिर उसी से वर्ड बनते हैं, फिर उसका वर्ड को जोड़ करके शब्द बनाते हैं, शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाते हैं, और लिपि क्या होती है? लिखने का तरीका होता है। परिभाषा क्या दिया गया है वर्ड विचार का? कि लिखित भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ड कहते हैं। लिखित भाषा, छोटी से छोटी ध्वनि, हमने आ बोला तो एक वर्ड हो गया, इंग्लिश का ए बोला तो एक अल्फ़ाबेट हो गया, सबसे छोटी ध्वनि वही क्या होता है? उसका, उस लैंग्वेज का वर्ड होता है, जिसके खंड फिर ना किए जा सकें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है? अब वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला तो हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आज से श्राद्ध तक याद भी होगा कितने लोगों को, कितने लोग भूल भी जाते हैं, ठीक है। अब हिंदी वर्णमाला को कितने रूप में बांटा गया? स्वर, अयोगवा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। स्वर कौन कौन से बेटा? आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये क्या बेटा? ये हमारे क्या है? स्वर हैं। यहाँ पर एक आय चाहिए, बड़ी ही नहीं चाहिए, क्या चाहिए? आय, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। ये हमारे 11 स्वर, ये क्या होते हैं? स्वर जो है किसी पे निर्भर नहीं होते, ठीक है, ये अपने आप होते हैं। व्यंजन क्या होता है हिंदी भाषा में? इंग्लिश में ऐसा नहीं कि वावेल का होना अति आवश्यक है कॉन्सोनेंट बोलने के लिए, ऐसा नहीं। कि हिंदी भाषा में कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी व्यंजन विदाउट स्वर के बगैर कंप्लीट नहीं, उसमें स्वर होना आवश्यक हो, उसमें रहेगा ही रहेगा। जैसे का बना है तो आधा का प्लस आ मिला के बना हुआ का, वो बाद में हम विचार करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। फिर अयोगवा में 2 हैं, एक अंग एक आ, ठीक है, 2 हमारे वर्ड कौन से हैं? अयोगा में। फिर ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं, का, चा, टा, ता, पावर वाले, ये अभी चर्चा करेंगे कौन सा कंठ व्यंजन है, कौन सा स्पर्श व्यंजन है। ये सारे स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? कि हम जब भी बोलते हैं उस वर्ड को तो हमारी स्वर तंत्रिका, यानी जो हमारी वायु होती है निकलने वाली मुख से, वो कहीं ना कहीं टकरा करके निकलती, उसको क्या कहते हैं बेटा? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हमारी वायु जो मुंह से निकलती है वो कहीं ना कहीं टकरा के निकलती है, तो उसको स्पर्श व्यंजन कहा गया। 11 अलावा क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है जो अंदर से निकलते हैं, इस पर भी चर्चा बहुत डिटेल में होगी। फिर श, बड़ा शाह है, पचरोज शाह जिसको कहते हैं, श, सा, ये संयुक्त, ये है ऊष्म व्यंजन है। फिर क्या हमारा छात्रज्ञा क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। फिर ड़ा और अढ़ा ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, इसको निकाला गया है, ठीक है, जो है लाया गया, एक्स्ट्रा लाया गया। योग कितने हैं टोटल? 52 है, ठीक है, 52 हमारे क्या है? वर्णमाला हिंदी के। अब वर्ड को हम भेद करेंगे। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कई बच्चे हमारे जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। कितने प्रकार के वर्ड होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है वावेल। हिंदी में स्वर और उसी को इंग्लिश में वावेल कहते हैं, इसको व्यंजन कहते हैं, उसको कॉन्सोनेंट इंग्लिश में कहते हैं। ये जो है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा यही डिफरेंस है, वहाँ पे वावेल और जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में कोई ज़रूरी नहीं कि वावेल का यूज़ हो, लेकिन यहाँ अति आवश्यक है। कोई भी कॉन्सोनेंट, हमने बार बार कहा, कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी व्यंजन बगैर स्वर के बोला नहीं जाएगा हिंदी भाषा में। स्वर हमारा वावेल से जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। वहीं व्यंजन क्या है? जिनका वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वर की सहायता,
स्पष्ट उच्चारण में क्या करेंगे, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगले चलिए, अब स्वर के कितने भेद होते हैं, अभी हम स्वर पे खाली चर्चा करेंगे। स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। वैसे मुख्य रूप से 2 ही हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान नहीं, लेकिन हम लोग इसको भी जान लेंगे। स्वर कितने रूप से होते हैं, काइंड्स ऑफ वॉवेल्स, हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। पहला बेटा हर्ष स्वर, इसी को मूल स्वर कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 हैं, आ ई उ री। फिर हमारा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर क्या है, ये संयुक्त गति वाले हैं। इसमें जो बेटा, इसमें जो है ये मिला हुआ है, जो हमारा हर्ष स्वर है इसके अंदर ये छुपा हुआ है। दीर्घ स्वर बोलने में अगर हम बड़ा बोलते हैं आ, तो ये इसमें 2 आ छुपे हुए छोटे वाले हर्ष स्वर वाले। अगर ऊ बोलते हैं तो छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बनता है। अगर हम ए बोलते हैं तो आ और ए मिलके बनता है। बड़ी ई बोलते हैं तो छोटी छोटी मिलके बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही ए बोलते हैं तो आ और प्लस ई मिली हुई, 2 वर्ण मिले हुए हैं। छोटे वाले जो हर्ष स्वर हैं वो 2 मिले हुए हैं दीर्घ स्वर में। ऐसे ही हमारा ओ में देखिए आ ओ ऊ मिला हुआ है, हर्ष स्वर ही मिला हुआ है। और इसमें औ में फिर ये वाला ओ मिल जाता है और आ मिल जाता है तो औ बन जाता है। तो हमारा ये क्या है, ये मूल स्वर है। ये आ ई उ री हमारा क्या है, हर्ष स्वर, ये हमारे मूल स्वर। हर्ष स्वर में क्या होता है, जिसको बोलने में कम समय लगेगा, जल्दी से हम बोल दें आ ई उ री, जल्दी बोल दें, इसमें सांस को हमको ज़्यादा नहीं खींचना पड़ता है, तो इसको हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है, इसको हम बोलने में समय थोड़ा ज़्यादा, हर्ष स्वर के मुकाबले दुगना समय, आ ई उ ए ओ औ, समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। परंतु स्वर में कोई स्वर है नहीं, लेकिन जब कोई ऐसा स्वर या कोई शब्द में कोई ऐसा बीच में वर्ड आया हुआ है जिसको 2 मात्राओं से अधिक जब हम खींचते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कई लोग हमारे हिंदू भाइयों में क्या बोलते हैं, राम को लंबा खींच देते हैं, ओम बहुत लंबा खींच के पढ़ते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो प्लुत स्वर बन जाता है। दूसरा बेटा अयोग्य, हमने एक चर्चा की थी क्या, अयोग्य। अयोग्य में 2 हैं, एक अंगा आता है, एक आ आता है। अंगा में 2 होते हैं बेटा, एक नज़ल होता है, एक सेमी नज़ल होता है। यानी इसको कहते हैं अनुस्वार, जिसमें सिर्फ सांस यानी हवा किससे आएगी बाहर, सिर्फ नोज से, नाक से बाहर आएगी, इसको कहते हैं नज़ल। जैसे हमने बोला कंस मुंह से नहीं, हमारी हवा कहाँ से बाहर निकलेगी, नाक से। जंघा, टंकार, टंकड़, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होगी, अनुस्वार में हमारी सांस जो बाहर आएगी, हवा जो बाहर आएगी कहाँ से आएगी, नज़ल, नाक से। दूसरा होता है अनुनासिक, सेमी नज़ल इसको कहते हैं। जब हम बात करेंगे तो इसमें चंदाली बिंदी आती है, इसमें सिंगल बिंदी अंगाली बिंदी आती है, इसमें क्या है, अनुनासिक में चंदाली बिंदी आएगी, सेमी नज़ल है। इसमें हम जब भी कोई शब्द बोलेंगे तो हमारी नाक और मुख दोनों से वायु बाहर आएगी। चांद, आँख, ऊँट, हंस, जो भी शब्द बोलेंगे दोनों वायु बाहर आएगी, और दोनों से हमारी साउंड भी प्रोनाउंस होगी, दोनों जगह से आवाज़ निकलेगी, नाक से और मुंह से, दोनों जगह से। विसर्ग जो है, ये जो है आह जो शब्द होता है उसके लास्ट में जो 2 बिंदु लगते हैं ना, वही है विसर्ग है। इसका ज़्यादातर भी हिंदी में नहीं यूज़ होता, कहीं कहीं लगता है, नहीं तो ज़्यादातर भी ये संस्कृत भाषा में यूज़ होता है। हम किसी शब्द के जैसे प्रातः, अतः, शनैः, शनैः जब लिखते हैं संस्कृत भाषा के बोलने में, संस्कृत भाषा के लिखने में, उसमें ज़्यादातर हम विसर्ग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब दूसरा कल बेटा हमको व्यंजन पढ़ना है, और दूसरी चीज़ व्यंजन कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं उसके बारे में चर्चा हम इस फिगर के ज़रिए जो कल सीखने की कोशिश करेंगे, कि जब हम व्यंजन बोलते हैं तो उसको बोले, हमने कहा ना कि स्वर स्वतंत्र है, उसको बोलने में हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। उसको जब हम बोलेंगे तो हमारे मुख से जो वायु निकलेगी वो कहीं ना कहीं टकरा करके निकलेगी, तो कहाँ से टकराती इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे, और कैसे बोलते हैं उसको भी चर्चा हम लोग कल की स्लाइड में करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।